पिछले वीडियो में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न उत्खनन स्थल और सरस्वती नदी के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे सिंधु काल की हम स्थापत्य कला की चर्चा करते हैं कि इस समय जो सुनियोजित नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली यहाँ की मुख्य विशेषता थी। तो उसमें से स्थापत्य कला में क्या आता है, सुनियोजित नगर नियोजन। और जो प्रत्येक नगर होता था, प्रत्येक नगर के अंदर एक तो ऊंचा चबूतरा होता था और दूसरा क्या होता था, समतल, नीचे समतल, यानी चबूतरा और दूसरा समतल। चबूतरे के ऊपर क्या होती थी, गढ़ी होती थी। और गढ़ी में कौन रहते थे, राजा है, पुरोहित है वगैरह, और अन्य जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, प्रमुख व्यक्तियों का निवास स्थान था क्या, गढ़ी या ऊंचा चबूतरा। और जो निचला भाग था नीचे समतल पर, यह कौन सा था, नगर भाग था। और इसमें जो समकोण जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें यानी 90 डिग्री के एंगल में रहती थी। और ये जो निवास स्थान था, यानी जो ऊंचे चबूतरे वाला गढ़ी है, और उसके चारों ओर परकोटा होता था, मोटी दीवार का परकोटा इसके चारों तरफ होता था। और परकोटे की दीवार है वो काफ़ी चौड़ी होती थी। अब हम बात करते हैं कि इस समय जो गलियां थी, गलियां कैसी थी। तो गलियां हैं वो 1 से लेकर 2.2 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। और कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर, इस प्रकार के अनुपात में ये चौड़ी हुआ करती थी। और यहाँ जो ईंटें थी, ईंटों का अनुपात है वो कैसा होता था, 1:2:4, यानी इनकी हाइट है, ऊंचाई है और चौड़ाई वो इस प्रकार से थी इनकी। और जो सामान्य ईंटें वो कैसी थी, 7.5, ठीक है, 15:30 ये इंच इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हुआ करता था। और जो परकोटे में जो ईंटें लगती थी, परकोटे की जो ईंटें थी वो कैसी थी, 10x20x40 इंच के आकार की हुआ करती थी। और नालियों से, जो नालियाँ थी, नालियों किसके लिए होती थी, पानी निकासी के लिए, यानी पानी की निकासी के लिए नालियों की इस समय उचित व्यवस्था थी। और प्रत्येक घर, यानी जो भी घर होता था, प्रत्येक घर के अंदर क्या होते थे, 3-4 तो कक्ष होते थे। और इसके अलावा क्या होते थे, स्नानागार, शौचालय, पाठशाला और कुआं, यानी प्रत्येक घर में इस प्रकार की व्यवस्था थी। और इसमें मध्य के अंदर क्या था, आंगन भी था, मध्य में आंगन। और जल निकास के लिए सभी घरों में किसकी व्यवस्था थी, नालियों का उचित प्रबंध था। यानी जल निकास प्रणाली, जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ऐसी जल निकास प्रणाली और कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलती। अगर हम नालियों की बात करें तो नालियां हैं वो किसके काम आती थी, घरों के पानी निकास के काम आती थी एक। और गंदे पानी को, जो भी गंदा पानी घरों से निकलता था, उसको नगर से बाहर पहुंचाने के काम भी आती थी। और जो नालियां हैं, वो बड़ी नालियां हैं वो ढकी हुई होती थी, यानी शहर से जो बाहर पानी निकालते थे, जो बड़ी नालियां हैं वो ढकी रहती थी। और नालियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, प्लास्टर में किसका, मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग किसके लिए, नालियों को जोड़ने के लिए। और जो सड़कों की जो नालियां होती थी, जो बड़ी नालियां हैं, उनके बीच में क्या होते थे, मैन होल भी होते थे, यानी जिन्हें क्या कहा जाता था, तरमुखे, यानी जो भी चीज़ बीच के अंदर अटक जाती है उसको निकालने के लिए मैन होल हुआ करते थे। और नालियों के बीच बीच में क्या थे, चैम्बर भी थे, अगर हम बात करें, यानी शोषगर्त कहते हैं इसे,
यानी जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट इनसे चैम्बर से हम वो उस समय के लोग बाहर निकाल सकते थे। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषता की मुख्य विशेषता इस समय की क्या थी। तो मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें है, यानी इसके जो भवन हैं, यहाँ के जो भवन हैं, भवन वो 3 प्रकार के हुआ करते, 3 क्या 4 प्रकार के भवन हैं। एक आवासीय भवन, एक विशाल भवन और स्नानागार और अन्नागार। आवासीय भवन की हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से आवास लोगों के थे, कि किन 3-4 कक्ष स्नानागार वगैरह। और विशाल भवन की हम बात करें तो कुछ बड़े आकार के भवन थे जिसमें कम से कम कितने कमरे हुआ करते थे, 30 कमरे, और कहीं कहीं 2 मंजिला भवन का भी उल्लेख विशाल भवन के अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं विशाल स्नानागार की। विशाल स्नानागार की हम बात करें तो इसमें बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की, और जिससे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जो मार्शल महोदय हैं, मार्शल ने क्या कहा है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तत्कालीन जो विश्व है का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को। और अगर हम इसके आकार की बात करें कि इसका आकार कितना था, तो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट इसका आकार था। और सीढ़ियाँ हैं इसकी, यानी अंदर जाने के लिए, नहाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी वो किससे बनी हुई थी, ईंटों से इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और 3 तरफ इसके बरामदे थे, 3 तरफ इसके बरामदे थे। और फर्श व दीवार, जो इनका फर्श था और जो दीवार थी उसके ऊपर किसका प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जल स्रोत, यानी यहाँ इसके अंदर जल कैसे है, तो इसके लिए पास में ही किसके अवशेष मिले हैं, कुएं के अवशेष इसके पास ही मिले हैं। और उत्तर की ओर, यानी जो ये विशाल स्नानागार है इसके जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर क्या मिले हैं, छोटे छोटे 8 स्नानागार भी मिले हैं। यानी ये यज्ञ करने के लिए और बहुत सारे लोगों के एक स्थान पर नहाने के लिए विशाल स्नानागार हुआ करते थे। और अगर हम बात करें अन्नागार की, अन्नागार, तो अन्नागार हमें हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी। मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा का जो विशाल अन्नागार मिला है वो 2 खंडों में विभाजित था। ये यानी ये 2 खंडों में विभाजित था। हड़प्पा का अन्नागार 2 खंडों में विभाजित था और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 55 गुणा 43 मीटर इसका क्षेत्रफल था। और मोहनजोदड़ो का जो था अन्नागार उसका 45.71 गुणा 15.23 मीटर इसका क्षेत्रफल था। और पानी से बचाव के लिए, यानी यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, तो पानी बचाव हेतु यहाँ पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने थे। ऊंचे चबूतरे पर ये उनको बनाया जाता था, अंदर पानी न घुसे इसके लिए ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था इन्हें। और जो प्रत्येक खंड है, यानी इसके अंदर जो खंड हुआ करते थे, और प्रत्येक खंड में 6-6 की पंक्तियाँ किसके लिए थी, भंडारण कक्ष के लिए थी। भंडारण कक्ष में 6-6 पंक्तियों के भंडारण कक्ष थे। और दोनों के बीच में, यानी 6-6 के जो पंक्तियां हैं उन दोनों के बीच के अंदर दूरी कितनी होती थी, 23 फुट की बीच के अंदर दूरी होती थी। और इसका प्रवेश द्वार है, यानी प्रवेश किधर से था, रावी की ओर से, यानी जो रावी नदी है रावी की ओर से इसका प्रवेश द्वार था। और ऐसे अन्नागार, इस प्रकार के जो अन्नागार हैं वो मेसोपोटामिया में भी देखने को मिले। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो मिला है विशाल जलाशय और स्टेडियम। और ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिली हैं, धोलावीरा से। धोलावीरा से स्टेडियम के अवशेष भी मिले हैं और विशाल जलाशय के भी अवशेष मिले हैं। यानी जो विशाल जो जलाशय है ये 16 यहाँ पर क्या थे, छोटे बड़े जलाशय थे। 16 छोटे बड़े जलाशय कहाँ से, धोलावीरा के उत्खनन से। किस लिए थे ये, जल संग्रहण हेतु।
जल संग्रहण हेतु 16 छोटे बड़े जलाशय यहाँ पर मिले हैं। और दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर इस जलाशय का निर्माण किया गया है। शिला को काटकर, और कितने बड़े का, 95 गुणा 11.42 गुणा 4 मीटर जलाशय का निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें स्टेडियम की, स्टेडियम धोलावीरा से विशाल स्टेडियम मिला है, और इसका जो आकार है, आकार कितना है इसका, 283 गुणा 45 मीटर इसका आकार है। और स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान की व्यवस्था थी। सोपान की यानी दर्शकों के बैठने के लिए, दर्शकों के बैठने के लिए सोपान की व्यवस्था थी। और जो इसका समारोह स्थल था, समारोह स्थल, वो किससे जुड़ा रहता था, दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा था। और इसकी चौड़ाई कितनी थी, 12 मीटर। बात करते हैं यहाँ जो अन्य आश्चर्यजनक तथ्य मिला है, वो है विशाल गोदीवाड़ा। और ये कहाँ था, लोथल में। और ये किससे बना था, पक्की ईंटों से। लोथल में पक्की ईंटों से बना गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। और इसकी डॉकयार्ड के रूप में पहचान किसने की थी, एस राव ने। और इसका जो औसत आकार है वो कितना है, 214 गुणा 36 मीटर इसका आकार है। और इसकी गहराई है वो है 3.3 मीटर। और प्रवेश द्वार यानी जहाँ से जहाज आते थे वो कितना चौड़ा है, 12 मीटर चौड़ा है। और प्रवेश द्वार यानी कौन सा था, जो भोगवा नदी से जुड़ा था, भोगवा नदी से जुड़ा, यानी जहाँ से पानी आता था। राव कहते हैं जो लोथल की घड़ी है, लोथल की जो गोदी है, वो फिनिशिया और रोम की गोदियों से अधिक विकसित थी, यानी इनसे अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। यानी राव कहते हैं लोथल की जो गोदी है वो फिनिशिया रोम की गोदियों से अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। और जो लोथल का डॉकयार्ड है, और वर्तमान में अगर हम बात करें विशाखापत्तनम के डॉकयार्ड की, तो विशाखापत्तनम के डॉकयार्ड से बड़ा था ये। लोथल का डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से बड़ा था। आज हम बात करते हैं सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है उसकी कला, लिपि और विज्ञान के बारे में। कला के अगर हम बात करें इसकी कला की, तो कला के इसके यहाँ के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जैसे पत्थर की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मर्दभांड, मोहरें, कांस्य की मूर्तियाँ और पात्र, ये यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, मनके, मर्दभांड, मोहरें, कांस्य मूर्तियाँ और पात्र। और यहाँ से जो योगी की मूर्ति मिली है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है पुजारी की योगी की मूर्ति, वो किसकी बनी है, सेलखड़ी की। सेलखड़ी की योगी की मूर्ति है। और नृत्यरत जो नर्तकी की मूर्ति है वो किसकी बनी है, कांस्य की भी और मिट्टी की। और कांस्य की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 11.5 सेंटीमीटर। और कला के हम प्रतीक की बात करें तो कला का जो मुख्य प्रतीक है, कला का प्रतीक है कुब्बड़वाड़ा बैल, कुब्बड़वाड़ा बैल की मूर्तियाँ। और विशाल मरण मूर्तियों का भंडार भी यहाँ से मिला है, विशाल मरण मूर्तियाँ। और चित्रकला की हम बात करें तो मुहरों पर, जो मुहरें हैं
मोहरों पर चित्रांकन था, तो चित्रांकन के कारण स्पष्ट है कि चित्रकला में यहाँ के लोगों की रुचि थी, यानी चित्रकला में रुचि थी। और जो मोहरे हैं, मोहरों के अग्रभाग और पश्चभाग, जो मोहरे थी उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अग्रभाग उसका पश्चभाग। जो अग्रभाग है उसके ऊपर पशु का अंकन था, पशु अंकन था, और जो पश्चभाग था, जो पीछे का भाग था, उसके ऊपर घुंडी बनी हुई थी। और ये घुंडी हम मान सकते हैं कि ये टांगने के काम में आती होगी, उसमें टांगने के काम में आती होगी। और अगर हम इस समय की लिपि की बात करें कि इस समय लिपि कैसी थी, कला की हम देख लें। अब हम बात करते हैं लिपि की। तो इस लिपि का अभी तक कोई विश्वसनीय अध्ययन अब तक हुआ नहीं है, नहीं हुआ है विश्वसनीय अध्ययन इसका अब तक। और अगर हम बात करें तो इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, 64 मूल चिन्ह मिले हैं, और 250 से लेकर 400 तक अक्षर। और मोहरों पर अगर हम बात करें तो मोहरों पर 250 लेख अब तक उपलब्ध हो चुके हैं, 250 के करीब लेख उपलब्ध हो चुके हैं। और यहाँ की जो ये लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और सबसे बड़ा और लंबा जो अभिलेख हमें इनका मिला है, जो लिखा हुआ सबसे बड़ा और लंबा जो अभिलेख मिला है लिखा हुआ, वो कहाँ से मिला है, धोलावीरा से, धोलावीरा से मिला है सबसे बड़ा। और वो कितने अक्षरों का है, 17 अक्षर का मिला है। अगर हम इस समय की विज्ञान की बात करें कि विज्ञान सिंधु सरस्वती सभ्यता की कैसी थी, तो ये गणित की जो संख्याएं थी, गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह का ये इस्तेमाल करते थे। और गणितीय जो भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे गणितीय अगर हम प्रक्रियाओं की बात करें कि कौन कौन सी से प्रक्रियाओं से ये परिचित थे, तो गुणा और योग से ये परिचित थे। और ऐसे पदार्थों के अवशेष प्राप्त हैं जिनका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। तो यानी ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो औषधि के रूप में जिनका उपयोग होता था। और यहाँ देखो खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, खोपड़ी के इस प्रकार के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, कालेबंगा से और लोथल से। कि यहाँ पर यानी इन खोपड़ियों में 6 छेद दिखाए गए हैं, यहाँ से जो खोपड़ियाँ मिली हैं उसमें 6 छेद हैं, मतलब ये छेद हैं वो भर गए प्रतीत होते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये छेद भर गए हैं, भर गए हैं। और ये किसका संकेत देती है, शल्य चिकित्सा का संकेत देती है। यानी इस प्रकार की खोपड़ियां हमें कालीबंगा लोथल से मिली हैं, जो 6 छेद उनके ऊपर हैं और वो भर गए प्रतीत होते हैं। और ये किसको दृष्टिगोचर करती हैं, शल्य चिकित्सा को दृष्टिगोचर करती हैं। और हम यहाँ इस समय की धातु अगर ढलाई की बात करें और उपकरण निर्माण की बात करें, तो ये विधि भी यहाँ पर विकसित थी, यानी विकसित विधि से ये परिचित थे। और इसके अगर प्रमाण देखते हैं तो प्रमाण जो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है, नृत्य रत्न नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है, ये इसका उत्कृष्ट प्रमाण है। और देमाबाद से इसी के साथ जो देमाबाद है, देमाबाद से जो रथ की आकृति मिली है, रथ की आकृति मिली है, वो इस समय की धातु ढलाई उपकरण निर्माण की कला का उत्कृष्ट प्रमाण है। नृत्य रथ कांस्य की मूर्ति और देमाबाद से रथ की मूर्ति। और मिट्टी के अगर हम बर्तनों की बात करें, इस समय जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे, कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे, कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और पकाने के लिए, यानी ये इसको पकाते कैसे थे, तो पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं, भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। और जब ये पक जाते थे मिट्टी के बर्तन, तो पकाने के बाद में इनके ऊपर गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन भी देखने को मिलती है।
यानी पकाने के बाद में उसके ऊपर गेरू रंग किया और फिर तुल्लिका से कैसा कर दिया, काला डिजाइन कर दिया गया। सिंधु सभ्यता के कला, लिपि और विज्ञान का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।